सो हेलो एसबीडब्ल्यूबी गैंग, अजय भैया हियर। तो स्टूडेंट्स, आज हम आरंभ करने जा रहे हैं विच इज केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो कि आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एट द सेम वे जो भी बच्चे एनसीईआरटी मतलब कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स के लिए यह पर्टिकुलर वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपके भैया आपको सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को फ्रॉम बेसिक मतलब कि एकदम चिल्लर से आपको पिल्लर बनाएंगे, यानी कि जीरो से आपको हीरो बनाएंगे, यानी कि बेसिक से आपको एडवांस तक लेके जाने के हम 100% ट्राई करेंगे। और अगर आप इस लेक्चर को शिद्दत से देखते हो तो केमिस्ट्री को आपको और केमिस्ट्री से आपको एक प्रकार का प्यार हो जाएगा, लगाव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम फटाफट से शुरू करेंगे। लेक्चर को एकदम वन शॉट में देखना है। अगर आप चाहो तो 1.5x 2x स्पीड में इसको देख सकते हो, और इसकी जो हैंड रिटन पीडीएफ फाइल होगी, ये पीडीएफ फाइल भी आपको प्राप्त हो जाएगी अपने टेलीग्राम के ग्रुप पे, जहां पे 20,000 से ज्यादा बच्चे पहले ही जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आपका जो केमिस्ट्री है, अगर मैं केमिस्ट्री के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दूं, 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री ये 4 हिस्सों में डिवीजन किया गया है। मतलब कि केमिस्ट्री के भी 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार विच इज ऑर्गेनिक। अभी आप बोलोगे भैया ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक ये एक केमिस्ट्री का हिस्सा होता है जिसको हम प्यार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, जिसमें हम पढ़ाई करने वाले हैं कार्बन एक एलिमेंट के बारे में और उसी के साथ हाइड्रोजन एलिमेंट के बारे में। मतलब कि द स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी होने वाली है, वो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें कार्बन और जो बाकी के एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो स्टडी होती है उनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल के नाम में ही आपको उसका डेफिनेशन समझ में आ रहा है, विच इज एनालाइज करना। मतलब कि सपोज फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई वस्तु दी गई है, कोई सब्सटेंस दिया गया है, वो सब्सटेंस कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसको एनालाइज करने के लिए जो भी मटेरियल, जो भी सब्सटेंसेस हमको या फिर जो भी मटेरियल्स हमको इस्तेमाल करेंगे, वो आते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। और द फोर्थ वन इज विच इज द फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री होता है मेजरमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, जिसमें हम क्वांटिटी चेक करते हैं, और एनालिटिकल में हम क्वालिटी चेक करते हैं। क्वालिटी और क्वांटिटी में बहुत मेजर डिफरेंस होता है। क्वालिटी यानी कि कोई भी सब्सटेंस कितना क्वालिटी है, कितने दर्जेदार है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मार्केट में ऐसे बहुत सारे नमक है, जो नमक कोई 17 रुपए किलो भी मिल रहा है और कोई कोई नमक है जो 100 रुपए किलो भी मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वालिटी का अंतर होता है, इसीलिए वो महंगा है, और जो हम इस्तेमाल करते हैं वो एज कंपेयर टू थोड़ा सस्ता होता है, जिससे कि हमको आयोडीन वगैरह प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर? ये हो गए केमिस्ट्री के पार्ट्स। आप बोलोगे भैया आखिर केमिस्ट्री होता क्या है, वो भी बता दो। केमिस्ट्री इट इज अ स्टडी ऑफ अ मैटर। वो मैटर की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है बॉयज, वो वाला मैटर नहीं। वो वाला मैटर आप आजू बाजू में देखते हो, घर के आजू बाजू में, ट्यूशंस में, वो वाला मैटर अलग। मैटर मतलब कि कोई भी सब्सटेंस, यहाँ पे भैया ने लिख के दिया है मैटर, इट इज नथिंग बट इट इज एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस। और हम सभी को पता है, हमेशा ध्यान में रखना है, दिमाग में डाल के रखो, मैटर के होते हैं 3 प्रकार। एक होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं तो ये देखो, ये वाला एग्जाम्पल भैया ने यहाँ पे आइस लिया है। आइस मतलब बर्फ। उस बर्फ को भैया ने टेम्परेचर इंक्रीज किया है। ठीक है, टी ऊपर एरो मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज किया है। आइस ये सॉलिड में होता है, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो भैया को क्या मिला? लिक्विड प्राप्त हुआ, जिसको हम वाटर बोलते हैं। लिक्विड को वापस भैया ने टेम्परेचर राइज करके दे दिया, तो वो हो गया अपना वाटर, जिसको हम गैस कहते हैं। वापस हमने अगर टेम्परेचर कम कर दिया तो गैस हो गया लिक्विड, और लिक्विड हो गया सॉलिड। तो मैटर के अगर हम देखे गए स्टूडेंट्स, तो इट इज 3 टाइप्स, विच इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमेशा ध्यान में रखना, केमिस्ट्री मतलब ऐसे सब्सटेंसेस की स्टडी करना, मैटर की स्टडी करना।
जिनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, बर्फ होता है, आइस। आइस के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि भाई वो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बनेगा। गैसेस का क्या है कि भाई पानी को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करें तो वो वेपर, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट करें तो वो वेपर बन जाएगा। तो वो हो गया उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, इनके अनुसार मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इनके अनुसार हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि वो कौन से एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेंगे, कौन से सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेंगे और फिर क्या प्रोडक्ट मिलेगा, उसको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। आई होप यहां तक आपको बेसिक चीजें समझ में आ चुकी होगी। अभी आपका जो 11th स्टैंडर्ड है, इसमें तो स्टूडेंट्स देखो बेसिकली मैटर 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी। देखो ये पेन है मेरे हाथ में तो ये भी एक मैटर है, आपकी जो बुक है वो भी एक मैटर है, राइट। और मैटर किन से बनते हैं? मैटर बनते हैं एटम से, वो हम आगे देखेंगे धीरे धीरे। अभी मैटर को और 3 हिस्सों में मतलब कि अलग अलग किया है। जैसे मैटर, ये प्योर सब्सटेंस में भी डिवीजन किया जाता है और मिक्सचर्स में भी। प्योर सब्सटेंस में कौन कौन होते हैं लाला लोग? विच इज एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं। हम इन पे भी डिटेल में आएंगे, ठीक है। एलिमेंट्स के भी 3 प्रकार, देखो मैटर, केमिस्ट्री, इट इज अ स्टडी ऑफ मैटर। मैटर इज ऑफ 3 टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर वापस 2 हिस्सों में बटे गए हैं, एक प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस, फिर बाद में और 2 इसमें, एक एलिमेंट्स होता है और एक कंपाउंड होता है। एलिमेंट्स और 3 प्रकार में, देखो धीरे धीरे रिवीजन करोगे तो समझ में आएगा। एलिमेंट्स और 3 प्रकार में, विच इज मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। ये हमने 10th स्टैंडर्ड में देखा था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स होते हैं, जिगजैग लाइन पे होते हैं हमारे मेटेलॉइड्स और राइट हैंड साइड में होते हैं नॉन मेटल्स। क्लियर, सिंपल एज दैट। चलो अभी प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? जैसे हमने देखा ना स्टूडेंट्स कि मैटर तो हमको समझ गया कि भाई ये होता है मैटर, इट इज मेड अप ऑफ एटम्स। लेकिन मैटर का फिर प्योर सब्सटेंस होता है। अभी हम प्योर सब्सटेंस पे जाएंगे। प्योर सब्सटेंस, इट हैव अ डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन। मतलब कि सपोज फॉर एग्जांपल कोई नमक होगा या फिर पानी होगा, तो पानी के अंदर हाइड्रोजन 2 ही होंगे और ऑक्सीजन 1 ही होगा, जिसको हम H2O कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इट इज एन प्योर सब्सटेंस। कोई भी एलिमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को नेचर में से, सपोज मेरे हाथ में ये पेन है, ऐसा समझो मेरे को नेचर में से गोल्ड मिल रहा है, तो गोल्ड ये एलिमेंट में आता है, गोल्ड इज अ मेटल, बरोबर। अभी इस गोल्ड का जो भी केमिकल कंपोजिशन होगा वो डेफिनाइट होगा। मतलब कि 24 कैरेट का गोल्ड मिला होगा तो जाहिर सी बात है 24 कैरेट ही होगा, ये 22 कैरेट नहीं हो सकता है। अगर 22 कैरेट का होगा तो 22 कैरेट ही होगा। समझ में आ रहा है? तो प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उनका डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन होता है। क्लियर? उसके बाद व्हाट इज आवर मिक्सचर्स? बच्चा लोग मिक्सचर्स क्या होते हैं ध्यान से सुनना है। मिक्सचर्स के जो होते हैं वो डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है, उनका डेफिनाइट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल नींबू पानी है, ठीक है, नींबू पानी एक मिक्सचर हो गया, बरोबर। पानी लिया, पानी में नींबू डाला, अभी किसी को शुगर ज्यादा लगती है, किसी को कम लगती है, तो उनका डेफिनाइट हो गया क्या? नहीं हुआ। लेकिन एलिमेंट है तो एलिमेंट के डेफिनाइट होंगे। नेचर में से सोना मिलेगा तो सोना ही मिलेगा, सोने में अपने आप चांदी घुसे वाला नहीं होगा। लेकिन मिक्सचर्स में, जैसे फॉर एग्जांपल भेल बना दिया भैया ने, ठीक है, भैया को भेल बहुत अच्छे से बनाते आती, ठीक है, भैया पहले मुरमुरे लेते हैं एकदम, फिर चिवड़ा बिवड़ा डालते हैं, मस्त बाबा का चिवड़ा आता है, फिर मस्त ऐसे नींबू पीलते हैं, कोथम्बीर मिथम्बीर डालते हैं, मस्त पानी आ गया ना मुंह में, फिर जो इमली का पानी होता है इमली का पानी, फिर पुदीने का पानी, उसको मिलाए एकदम टंग 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 टंग, और फिर पुर से आपको दे दिया खाने को। अभी कोई एक लाला आएगा मेरे पास, बोलेगा भैया पुदीना का पानी थोड़ा डालो, तो मैं उसको उसके स्वाद अनुसार पुदीने का पानी दूं। कोई लाली आएगी, उसको देख के कि भैया उसको पुदीना का पानी दे, मुझे इमली का पानी दो, तो मैंने उसको इमली का पानी डाल के दे दिया। समझ में आ रहा है? तो इट इज अ मिक्सचर्स। और मिक्सचर्स भी बच्चा लोग 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेटेरोजीनियस। ये दिमाग में रखना। अभी होमोजीनियस मतलब, होमोजीनियस मिक्सचर मतलब कि स्टूडेंट ध्यान से सुनना, होमोजीनियस मतलब कि जिनमें एक लेयर बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल
मिल्क प्लस वाटर, ठीक है, दूध में पानी मिला दो, दिखेगा क्या? कुछ नहीं दिखेगा। और अगर हम हेटेरोजीनियस देखें तो हेटेरोजीनियस में दो लेयर बनती है, जैसे ऑयल प्लस वाटर, पानी में तेल डालो, देखो तेल ऊपर तरेंगे, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम विच इज होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, ठीक है। नोट्स को मैं गंदा नहीं करूंगा, आपको पीडीएफ देनी, इसलिए मैं फिर डिलीट कर दे रहा हूं। आई होप यहां तक समझ गया होगा, ठीक है। आई होप मिक्सचर समझ गया, प्योर सब्सटेंसेस भी आपको समझ गए। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज एलिमेंट्स। नाउ एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि ब्रोक डाउन हम नहीं कर सकते हैं सिंपलर सब्सटेंस में। जैसे स्टूडेंट्स आपने मैग्नेट को देखा होगा, ठीक है, आपके पास सपोज एक बार मैग्नेट है, उस बार मैग्नेट को आपने कट किया, तो उस वो जो कट किए वाला है, ठीक है, सपोज 10 मीटर का है, सॉरी 10 सेंटीमीटर का एक बार मैग्नेट, उसको आपने कट किया 5 सेंटीमीटर। वो जो 5 सेंटीमीटर का मैग्नेट है उसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल होगा। 5 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर में कट किया, उसमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा। मतलब कि आप कितना भी उसको छोटा छोटा करो, लेकिन वो सिंपलर सब्सटेंस में चेंज नहीं होगा। उसी को हम कहते हैं एलिमेंट्स। अभी एलिमेंट्स कितने प्रकार के भैया ने पहले ही बताए, 3 प्रकार के, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। आप बोलोगे भैया मेटल क्या होते हैं? मेटल्स जो होते हैं बच्चा लोग, वो शाइनी होते हैं, चमकते हैं, आप जैसे चमक रहे हो हैं। चलो स्टाइल मत मारो। ओके, फिर उसके बाद आता है मेलेबल। मेलेबल मतलब कि स्टूडेंट्स ये शीट्स में कन्वर्जन हो सकते हैं, ठोकने के बाद शीट्स बन जाते हैं, ठीक है, ठोकने के बाद क्या बन जाएंगे, विच इज शीट्स बन जाएंगे। ओके, ध्यान से समझना। और उसके बाद आते हैं विच इज डक्टाइल, ठीक है, उसके बाद क्या आएंगे, डक्टाइल। डक्टाइल का अर्थ होता है बच्चा लोग, ध्यान से सुनो, डक्टाइल का जो अर्थ होता है, डक्टाइल मतलब कि हम इनको वायर्स में कन्वर्जन कर सकते हैं। इनको हम किस में कन्वर्जन कर सकते हैं? वायर्स में, ठीक है, क्लियर। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ध्यान में रखना, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होंगे। नॉन मेटल उनके अपोजिट स्टूडेंट्स, पूरा अपोजिट, मतलब वो शाइनी नहीं होंगे, मेलेबल नहीं होंगे, डक्टाइल नहीं होंगे, बैड कंडक्टर्स होंगे हीट इलेक्ट्रिसिटी के, ये सभी चीजें। और मेटलॉइड्स का अर्थ होता है स्टूडेंट्स, अभी ये मालूम है आपको, इसीलिए ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। मेटलॉइड जो होते हैं इनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के दोनों के प्रॉपर्टीज मिलाए हुए होते हैं, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के दोनों के प्रॉपर्टीज जिनमें मिलाए गए होते हैं उनको हम कहते हैं मेटलॉइड्स। क्लियर। नाउ अब हम बढ़ेंगे विच इज ऑन टू दी हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिनको हम कहते हैं, उसका नाम है कंपाउंड्स। व्हाट इज मीन बाय कंपाउंड्स? बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। कंपाउंड्स मतलब कि स्टूडेंट्स, जब, ध्यान से सुनना, व्हेन टू एलिमेंट्स, जब दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलेंगे, कैसे? केमिकली। जैसे फॉर एग्जांपल राहुल और नेहा मिल रहे हैं, ठीक है, बाबू और सोना मिल रहे हैं। अभी कैसे मिलेंगे तुमको तो मालूम है, चुप चुप के मिलेंगे। उसी प्रकार से जब दो एलिमेंट्स केमिकली मिलते हैं तो उनको हम कंपाउंड कहते हैं। उसी प्रकार से जब निब्बा और निब्बी ये चुप चुप के मिलते हैं तो उनको हम नाम देते हैं निब्बा निब्बी। आ रहा समझ में? उसी प्रकार से जब दो एलिमेंट, समझो सोडियम लिया भैया ने और क्लोरीन लिया, इन दोनों का कंबाइन किया मैंने केमिकली, तो हमको क्या मिलेगा? विच इज कंपाउंड मिलेगा। और उसको हमने एग्जाम्पल दे दिया है, देखो, व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, जब सोडियम क्लोरीन के साथ मिलता है तो हमको मिलता है सोडियम क्लोराइड, and this sodium chloride is nothing but it is our compound. मतलब when two elements combine with each other chemically it is known as compound. जब दो elements एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उनको हम प्यार से compound कहते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। इसके बाद स्टूडेंट्स हम जाने वाले हैं which is on to the states of matter। जैसे अपने कैसे बहुत सारे states है इंडिया में, उसी प्रकार से मैटर के भी स्टेट्स होते हैं। मैटर मतलब क्या? सब्सटेंस। और सब्सटेंस की स्टडी मतलब क्या? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कितने प्रकार की? 4, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, और उसके बाद आती है अपनी फिजिकल। क्लियर? ओके, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने बताया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड को टेम्परेचर दिया लिक्विड, लिक्विड को टेम्परेचर दिया गैस, गैस से टेम्परेचर हटाया लिक्विड, लिक्विड से टेम्परेचर हटाया आइस या फिर सॉलिड। ओके, अभी हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मतलब कि देखो, जैसे मैटर है, जैसे सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, तो उनको हम किस में गिनते हैं?
ठीक है, उसको हम गिनेंगे कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये सब्सटेंस है, ठीक है, तो ये मैटर हो गया, सब्सटेंस मतलब इच मैटर। अब ये पेन है, तो ये मेरे को जाहिर सी बात है हाथ में लिए लिए समझ रहा है कि भाई ये सॉलिड है। अभी इस सॉलिड के प्रॉपर्टीज क्या होंगे कि भाई इनका लेंथ कितना होगा, ठीक है, इसका एरिया कितना होगा, इसका मास कितना होगा, इस पे मैंने प्रेशर डाला तो टूटेगा क्या, इन सभी की जो होती है इनको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज। ओके, सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, ध्यान से समझना, विच इज पहला होता है मास, लेंथ, एरिया, प्रेशर, वॉल्यूम, टाइम एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें होती है। और हमेशा ध्यान में रखना कि मैटर जो होता है वो क्वांटिटेटिव होता है नेचर में। क्वांटिटेटिव मतलब कि हम उनको गिन सकते हैं। ओके, क्लियर? अभी इसको गिनने के लिए स्टूडेंट्स यूनिवर्सली बहुत सारे झंझट हुए थे और 4 इसमें हम इनको गिन सकते हैं। उसको हमने नाम दिया है सिस्टम्स। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमारे देश को एक सिस्टम चलाता है, एक गवर्नमेंट चलाता है। उसी प्रकार से जो पूरी दुनिया ने यूनिवर्सली जिन स्टैंडर्ड्स को पूरी दुनिया ने मान्यता दी है कि हाँ भाई ये सही चीज है, उनको हम कहते हैं यूनिट्स। यूनिट्स ये हम अलग अलग सिस्टम से गिने जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसको हम कहते हैं एसआई यूनिट। आपको मे भी दिख रहा नहीं होगा, ये देखो एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का फुल फॉर्म है विच इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स। ये आपको सीईटी, नीट, जेईई में पूछा जाएगा। ओके, अभी सिस्टम्स के 3 प्रकार। पहला होता है सीजीएस, ये तो पहला हो गया, सॉरी आप। दूसरा होता है सीजीएस, तीसरा होता है एमकेएस और फोर्थ होता है एफपीएस। अभी आप बोलोगे भैया इनका फुल फॉर्म क्या है? देखो जाहिर सी बात है, मेन तो 2 ही है, ठीक है। मेन कौन से? मेन तो 2 ही है, पहला है एसआई यूनिट और दूसरा है सीजीएस यूनिट। एसआई यूनिट को फुल फॉर्म बता दिया मैंने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। अभी सीजीएस क्या होता है? सीजीएस का फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। क्या? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एमकेएस का फुल फॉर्म क्या है? मीटर किलोग्राम सेकेंड। याद रखना, नोट्स बना लेना, मैं तो देने वाला हूं लेकिन घर पे आप हैंड रिटन नोट्स बना लेना। एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकेंड। अभी फुट पाउंड सेकेंड ये ज्यादा तो यूके में इस्तेमाल किया जाता है, यूनाइटेड किंगडम हम जिसको कहते हैं, क्योंकि वहां पे पाउंड इस्तेमाल किया जाता है। हमारे इंडिया में, प्राउड टू बी इंडियंस, हमारे इंडिया में एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट, ये 2 ही यूनिट्स को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अभी कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये देखो, ठीक है, आपके सामने सब पीडीएफ फाइल बना के रखी है भैया ने। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे सामने यहाँ पे है लेंथ। लेंथ का सिंबल है स्मॉल एल। ध्यान से सुनना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। लेंथ को हम गिनते हैं मीटर में। ध्यान से सुनो, लेंथ का सिंबल है एल, स्मॉल एल, उसको हम गिनते हैं मीटर में, और उस मीटर का सिंबल है स्मॉल एम। क्लियर? मास को हम गिनते हैं किलोग्राम, और किलोग्राम का एसआई यूनिट है विच इज केजी। टाइम को हम गिनते हैं सेकंड में, खराब नहीं करूंगा मैं पीडीएफ। टाइम को हम गिनते हैं सेकंड में, और सेकंड का जो है, सॉरी मैंने गलती से बड़ा एस लिख दिया, स्मॉल एस। इलेक्ट्रिक करंट को हम दिखाते हैं कैपिटल आई से, उसका जो एसआई यूनिट है वो है एम्पियर। एम्पियर ये साइंटिस्ट का नाम है, इसीलिए कैपिटल में लिखा है। जिन भी एसआई यूनिट का सिंबल्स कैपिटल में है, जैसे ये देखो ये कैपिटल में लिखा है, केल्विन भी कैपिटल में लिखा है, बरोबर। तो ये क्यों लिखा है? बिकॉज ये इंडिविजुअल साइंटिस्ट ने ढूंढा है। तो हमेशा ध्यान में रखना, जिनके भी यूनिट्स या फिर जिनके भी सिंबल्स, एसआई यूनिट के सिंबल्स कैपिटल लेटर्स में होंगे, वो क्यों है? बिकॉज उनको साइंटिस्ट ने डिराइव किया है। अब जैसे मीटर साइंटिस्ट का नाम हो सकता है क्या? नहीं है। किलोग्राम नहीं है, तो इसीलिए उनको कैपिटल में नहीं लिखा है, समझा है? पहला लेटर केजी का कैपिटल में नहीं आना चाहिए, पहला लेटर केजी का हमेशा स्मॉल में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ओके, यहाँ पे ए आपका एम्पियर, जो हम करंट को गिनते हैं, जिसमें जैसे वजन को किलोग्राम में गिनते हैं, जैसे मैंने बोला मास को किलोग्राम में गिनते हैं, उसी प्रकार से हम करंट को एम्पियर में गिनते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? करंट इट इज नथिंग बट इट इज चार्ज अपॉन टाइम, क्यू अपॉन टी। करंट को हम बोलते हैं क्यूटी।
Q अपॉन T, ठीक है, फिजिक्स में जब पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज है, आई होप यहां तक समझ गया होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम स्मॉल n से दिखाते हैं, उसका जो SI यूनिट जो होता है उसको हम मोल कहते हैं, और उसका जो सिंबल होता है मोल का वो होता है MOL। द लास्ट इज लुमिनस इंटेंसिटी IV, इलेक्ट्रिक करंट I, लुमिनस इंटेंसिटी IV। लुमिनस मतलब कि बहुत ज्यादा चमकीदार, जैसे नियॉन कलर कैसे होता है, नियॉन मालूम होगा आपने, माउंटेन ड्यू की बोतल देखी होगी, तो लुमिनस होता है, बिना लाइट का भी चमक जाता है, ओके। करंट भी चमकता है, जैसे लाइट है तो चमक रहा है, बट उसको हमको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसमें से, फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल्स, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और फ्लो ऑफ करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। ये पढ़ाऊंगा मैं जब फिजिक्स पे हम सब शिफ्ट होंगे, पहले केमिस्ट्री निपटाते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडिला, और कैंडिला साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको स्मॉल CD से दिखाते हैं, ओके। बहुत अच्छे से हमने यहाँ तक कवर कर दिया है, आई होप आपको सभी जन को समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आएंगे, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। मास मतलब कि क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, मतलब कि इसमें कितना मैटर प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं मास। मास से बदलेगा नहीं, ठीक है, मास जो होता है ये बदलता नहीं है, ध्यान से समझना। देखो मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ, ठीक है, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ। समझो मेरा मास है अर्थ पे, देखो आप, अर्थ पे मेरा मास है, और यहाँ पे मैं मून भी लिख देता हूँ। अर्थ पे मेरा मास है 50 किलोग्राम, ठीक है, मास है मेरा, तो मेरा अर्थ पे भी जो होगा 85 किलोग्राम होगा, और मून पे भी 85 किलोग्राम होगा। लेकिन अगर मेरा वेट, ध्यान से सुनना, अगर मेरा वेट 60 किलोग्राम है, कहाँ पे, अर्थ पे, ध्यान से सुनो, अगर मेरा वेट 60 किलोग्राम है कहाँ पे, अर्थ पे, तो मेरा मून पे बस होगा विच इज 10 किलोग्राम। क्यों? क्योंकि मून पे जो वेट होता है ना, ध्यान से सुनना, वेट ये पोजीशन चेंज करते ही बदलता है, वेट कैन बी चेंज, वेट बदलता है, मास बदलता नहीं है। तो आपके भैया कैसे पता है, आपके भैया मास है, ठीक है, ममम मास, मेरे स्टाइल में है मास, मेरे जूते में है मास, मेरे हाथों में है मास, में हूं मास। मास पिक्चर देखा होगा तुमने, मास बदलता नहीं है लाला, वेट बदलता है। वेट क्या होता है पता है, वेट इज नथिंग बट इट इज mg। m मतलब मास और g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज भैया ने शेयर किया है, शायद ही ये कोई आपके साथ शेयर करेगा। मास ये चेंज नहीं होता है, ठीक है, मास ये चेंज नहीं होता है। अभी मेरा जो मास है, ठीक है, वो कुछ और है, लेकिन मेरा जो वेट है वो कुछ और है। वेट क्या होता है, वेट इज आपका जो असली मास होता है उसके साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई किया जाता है, तब जाके वेट बनता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, समझा ना। वेट ये चेंज होता है, अगर मैं मून पे गया तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है स्पेस में, तो इसीलिए मेरा 1/6 हो जाता है तुरंत। मेरा जो वजन होता है वो 1/6 हो जाता है, मतलब 60 किलो होगा तो उसको 6 से डिवीजन किया तो डायरेक्ट 10 किलो हो गया, समझा। ऑन द स्पॉट में एग्जांपल देता हूँ आपको, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने शायद आपको एग्जांपल दिया होगा आगे, चल चल मेरे यस, ठीक है। हाँ, ये क्या, वेट मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेंथ ये ध्यान में रख लेना, 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻9 मीटर, 1 पिकोमीटर मतलब 10⁻12 मीटर, 1 लीटर मतलब 1 dm क्यूब इक्वल्स टू 1000 ml, और इक्वल्स टू ही होता है 1000 cm क्यूब, या फिर हम वॉल्यूम को डायरेक्टली SI यूनिट होता है मीटर क्यूब, ठीक है। ये तो वैल्यूज है जो कि आपको लर्न करने पड़ेंगे कि वॉल्यूम को किस में गिनते हैं, लेंथ को किस में गिनते हैं, 1 नैनोमीटर मतलब क्या, 1 पिकोमीटर मतलब क्या, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, टेम्परेचर। अरे बहुत सिंपल है, देखो
टेम्परेचर जो होता है ना बच्चा लोग, टेम्परेचर 3 इसमें होता है, मैंने लिख के नहीं दिया है क्या, ठीक है चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिनते हैं, टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में गिनते हैं और टेम्परेचर डिग्री केल्विन में गिनते हैं। तो डिग्री सेल्सियस तो हमको पता है, लेकिन डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है भैया और डिग्री केल्विन क्या होता है ये ऊपर दिया है मैंने। देखो एग्जाम्पल देखो, अगर सपोज आपको एग्जाम में दिया है डिग्री सेल्सियस और आपको बोला कि लाला केल्विन में ये कितना होगा, तो फॉर्मूला अच्छे से दिमाग में रखना। डिग्री केल्विन का फॉर्मूला है 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। सपोज फॉर एग्जांपल आपको डिग्री सेल्सियस दिया है 23 और आपको बताया गया है सीईटी नीट या फिर जेडब्ल्यू में कि केल्विन कितना हो गया। आपको सीधा सीधा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, डिग्री केल्विन इज इक्वल्स टू 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस कितना दिया है भैया ने 23, तो 273.15 प्लस 23 तो विच इज हो जाते हैं प्लस करने के बाद 300.15, खत्म। 1 मार्क 4 मार्क मिल जाएंगे आपको। क्लियर? तो ये एग्जांपल्स में आपको, आप घर पे और एग्जांपल्स ले सकते हो। फिर डिग्री फ़ारेनहाइट, आप बोलोगे भैया डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या है, ध्यान में रखना। डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला है, अगर आपको डिग्री सेल्सियस दिया है तो डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला है 9/5, 9/5, 9 डिवाइडेड बाय 5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। सपोज फॉर एग्जाम्पल भैया ने डिग्री सेल्सियस दिया है 25, आपको बोला है डिग्री फ़ारेनहाइट ढूंढो, तो क्या है फॉर्मूला 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। डिग्री सेल्सियस भैया ने कितना दिया है 25, 5 5 सा 25, तो 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 45 प्लस 32, आंसर आएगा 87। क्लियर? 87 नहीं 77, ठीक है सॉरी, ओके ये गड़बड़ में हो जाता है भाई, ठीक है यहाँ पे मैं कवर कर देता हूँ, हो जाता है, ठीक है सॉरी बच्चा लोग, विच इज 77। ओके चलो हो गया क्लियर। अभी स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा पानी पी रहा हूं। अभी बच्चा लोग हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अभी आप बोलोगे भैया केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आपके आजू बाजू में जितने भी वस्तु है, जितने भी सब्सटेंसेस है, ये कुछ ना कुछ केमिकल्स के मदद से बनाए गए हैं। आप मानो या ना मानो, आपके घर में कुछ भी चीजें, सपोज मेरे हाथ में पेन भी है, तो इन पे कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया था उस प्रकार का शेप लाने के लिए, साइज लाने के लिए, उस प्रकार की टेक्निक लाने के लिए, ठीक है। तो उसके दिए गए हैं हमको 5 लॉज। ध्यान से समझना, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा 5 लॉ। सबसे पहले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये 5 प्रकार के होते हैं। अभी केमिकल कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया, जब 2 एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उनको हम कहते हैं कंपाउंड्स। क्लियर? अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये है हमारा फर्स्ट लॉ, विच इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन मतलब क्या? कंजर्वेशन मतलब बचाना, बचाना उसको, ठीक है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैंने आपको 10 रुपए दिए, तो आप 10 रुपए बचा के ला रहे हो, तो उसको बोलते हैं बचाना। मास क्या होता है? मास ये ना ही हम बना सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो उस ध्यान में रखना, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर? चलो अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि भाई जितना वजन रिएक्टेंट में है उतना ही वजन प्रोडक्ट में मिलना चाहिए। द मास ऑफ अ रिएक्टेंट, इफ the mass of a reactant is equal to the mass of the product, then we can say that it comes into the first law, which is law of conservation of mass। समझा? law of conservation of mass क्या होता है? रिएक्टेंट का मास जब इक्वल हो जाता है प्रोडक्ट के मास से, तो उसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फॉर एग्जाम्पल चाहिए आपको, जैसे सोडियम है, क्लोरीन है, मिलता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम और क्लोरीन के एग्जाम्पल मैं बहुत बार देता हूँ स्टूडेंट्स, जितने भी बार मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें ये एग्जाम्पल्स आएंगे। क्यों बोल रहा हूँ मालूम है? क्योंकि इनका बचपन का प्यार है, ठीक है। सोडियम और क्लोरीन का बचपन का प्यार है। 50 + 50 ग्राम गिव्स आउट 100 ग्राम, समझा? 50 और 50 ग्राम इनको मिला के होते हैं 100 ग्राम। तो यहाँ पे कंजर्व हो गया ना, देखो
रिएक्टेंट में कितना था 50 और 50 100 था, प्रोडक्ट में भी अपने को कितना मिल रहा है 100 ही मिल रहा है, तो दैट मींस मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? चलो अभी ये लॉ जो था ये किन्होंने बनाया था, मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये किन्होंने बनाया था? ये बनाया था हमारे एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है एंटोनियो लेवोसियर। ये शायद आपने हैरी पॉटर पिक्चर देखा होगा, एंटोनियो लेवोसियर, वैसा ही नाम है। एंटोनी या फिर एंटोनिया आप कह सकते हो, या फिर एंटोनी ही कहो, एंटोनी लेवोसियर। इनको हम पप्पा मानते हैं, जैसे हम हमारे गांधी जी को फादर ऑफ नेशन मानते हैं, उसी प्रकार से एंटोनी लेवोसियर को, जिनका जन्म 1743 में हुआ था और वो जिंदा थे 1794 तक, आई गेस 50 साल जिए थे वो, राइट? 85 साल है यार, है ना? 49 ईयर्स नहीं 51 ईयर्स, सॉरी। तो उन्होंने उनके जितने भी काल थे, जितना भी वक्त उन्होंने इस अर्थ पे गुजारा, तो वो फ्रेंच के साइंटिस्ट थे एंटोनी लेवोसियर, और उनको एज अ फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी मानते हैं। सीईटी नीट में पूछा जाएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने बनाया, तो ध्यान में रखना एंटोनियो लेवोसियर ने। 50-51 साल वो जगह थे। कहाँ के थे वो? फ्रांस के थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे। फ्रेंच से कुछ याद आ रहा होगा आपको, वो दिमाग में मत रखो, केमिस्ट्री पे ध्यान दो। और इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी मानते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लॉ पे आएंगे। सेकेंड लॉ मेरा फेवरेट लॉ है, इसकी भी बहुत सिंपल है, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ये बनाया था हमारे जोसेफ प्राउस्ट ने। ये साइंटिस्ट है एक, जिनका नाम है जोसेफ प्राउस्ट। ज्यादा इंफॉर्मेशन इनकी नहीं दी है क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं किया है इन्होंने। 5 लॉ है, ध्यान में रखना केमिकल कॉम्बिनेशन के। पहला देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि एंटोनियो लेवोसियर ने बनाया था, फ्रेंच के थे, मॉडर्न केमिस्ट्री मानते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री उनको। क्या कहा था उनने? रिएक्टेंट का जितना वजन होगा उतना ही वजन प्रोडक्ट का होगा। ठीक है, अभी हम आ रहे हैं सेकेंड लॉ पे, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, जो कि बनाया गया था जोसेफ प्राउस्ट। उन्होंने क्या कहा कि भाई कंपाउंड जो होगा ना, कंपाउंड का जितना भी, सपोज कंपाउंड बना रहे, कंपाउंड मतलब क्या? 2 एलिमेंट्स को हमने मिलाया, निब्बा निब्बी को मिलाया, निब्बा निब्बी बन गए। 2 एलिमेंट को मिलाया केमिकली, तो क्या बन गया? कंपाउंड बन गया। उसी प्रकार से सपोज भैया ने सोडियम क्लोराइड बनाया, तो सोडियम क्लोराइड में Na भी लगता और Cl भी लगता। अभी इसको मैं नेचुरली बनाऊं, मतलब मेरे को भगवान खुद दे नेचर में से, या फिर घर पे मैं बनाऊं, लेकिन मेरे को Na और Cl उतना ही लेना पड़ेगा, या फिर उतना ही उनका प्रमाण होगा, उतना ही उनका प्रोपोर्शन होगा, भले ही आप उसको नेचुरली बनाओ या फिर सिंथेटिकली। बहुत सिंपल है स्टूडेंट, देखो उन्होंने क्या कहा कि भाई एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर अगर आप NaCl बना रहे हो, तो उस कंपाउंड के अंदर उतना ही प्रकार Na होगा और उतना ही परसेंटेज Cl होगा, भले ही आप घर पे बनाओ या फिर भगवान ने आपको नेचर में से दिया है। समझा क्या मेरी बात? मतलब कि अ गिवन कंपाउंड, एक कंपाउंड हमेशा उतना ही सेम प्रोपोर्शन होता है जितना उनके एलिमेंट का वजन होता है। मैंने ये एग्जांपल मन से दिया है, तो ये प्रोपोर्शन ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना, कंफ्यूजन मत कर लेना। इससे हमको क्या समझा कि जोसेफ प्राउस्ट ने ये कहा कि भाई कंपाउंड भले ही नेचुरली मिलो या फिर घर पे बनाओ सिंथेटिकली। सिंथेटिक मतलब घर पे बनाना, लेबोरेटरी में बना, घर पे मतलब लेबोरेटरी, तो कितना भी बनाओ एलिमेंट का वजन उतना ही रहेगा। ठीक है, एलिमेंट का वजन उतना ही रहने वाला है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा सेकेंड। थर्ड पे हम आएंगे। थर्ड को हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये भी बहुत सिंपल है, दोनों लॉज ध्यान में रखो। तीसरे लॉ पे बढ़ते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, तीसरा लॉ बता रहा हूं। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आपको मैंने दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अभी एक नमूना होगा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनाएगा पानी, और एक नमूना होगा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। अभी जिनको हाइड्रोजन परऑक्साइड नहीं मालूम होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2, जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ऑक्सीजन होंगे। एक हाइड्रोजन का वजन होता है एक ऑक्सीजन का वजन होता है 16। अभी आप बोलोगे भैया आपको कैसे पता, आप अंतर्यामी हो क्या? बेटा आपके 11th के केमिस्ट्री के लास्ट पेज पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया है, उसमें हाइड्रोजन देख, हाइड्रोजन के नीचे देख, वहां पे 1 पॉइंट कुछ होगा,
उसी प्रकार से ऑक्सीजन पे जा, 8 नंबर पे आता है एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8, उसके नीचे देख 16 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, तो जो 16 पॉइंट समथिंग कुछ है वो है उसका वजन। एक ऑक्सीजन का वजन होता है 16। तो अगर सपोज भैया ने H2O लिया तो H 2 हो गए, तो 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन कितना है वजन 16, तो कितना हो गया 18। तो देख भैया ने इधर 18 लिखा, समझा क्या? उसी प्रकार से हाइड्रोजन परऑक्साइड बना रहे H2O2, H2 मतलब 1 इंटू 2 प्लस एक ऑक्सीजन है 16, लेकिन 16 इंटू 2 कर दिया तो कितना हो गया 32, 32 और 2 34। मतलब कि मल्टीपल प्रोपोर्शन हो सकते हैं दो एलिमेंट्स को अगर अलग अलग कंबाइन किए तो। यहाँ पे क्या था, डेफिनाइट प्रोपोर्शन था कि भाई नेचुरली बनाओ या फिर सिंथेटिकली बनाओ, दोनों एलिमेंट्स का वजन एक ही होगा। लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग एलिमेंट्स को हमने मिलाया और अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनका प्रोपोर्शन भी अलग अलग होगा। समझ रहा है ना? सिंपल है। ओके, कमेंट में बताते जाओ सिंपल लग रहा है। ओके, नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। इसके बाद हम आते हैं गे लुसेक लॉ। इसका नाम कितना भारी है ना, गे लुसेक लॉ। ठीक है, गे लुसेक लॉ बस इतना ध्यान में रखना, इन्होंने 1808 में ये लॉ बनाया था, गे लुसेक लॉ, और इन्होंने गैस के वॉल्यूम के बारे में हमको इंफॉर्मेशन दी है। तो सीईटी में बहुत बार पूछे जाते हैं कि गे लुसेक लॉ ने क्या किया था, क्या उखाड़ा था उन्होंने। तो उन्होंने बस इतना ही बोला था कि जितना भी गैस, दो गैस जब मिलते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं या फिर मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उनका जो वॉल्यूम होगा उसको आप बस सिंपल रेशियो में बताओ। तो देखो, सपोज मैंने हाइड्रोजन गैस 100 ml लिया, ऑक्सीजन गैस 100 ml लिया और वाटर की गैस मिलती है। अभी आप बोलोगे भैया वाटर गैस, अरे लाला वाटर का गैस मतलब कि वेपर। ओके, वो मिला 100, तो मतलब ये कितना प्रोपोर्शन हो गया 100 50 100। इसका सिंपल रेशियो क्या है, तीनों जन कौन से टेबल में आते हैं, 50 के टेबल में आते हैं। 50 नहीं तो नहीं भाई, 0 0 कट कर दो सबके। अभी बोलो कौन से टेबल में आते, 5 के टेबल में आते। 5 2 10, 5 1 5, 5 5 नहीं, और यहाँ पे भी 2, सॉरी। तो ये कितना रेशियो हो गया 2:1:2। सिंपल, मतलब कि जब गैस प्रोड्यूस होते हैं तो उनका जो सिंपल रेशियो वॉल्यूम में बताएंगे हम, तो उसको हम कहते हैं गे लुसेक लॉ। कुछ लॉजिक है क्या, कुछ भी लॉ बना दिए थे पहले जमाने में, रिसर्च ज्यादा नहीं हुए थे, फालतू फालतू चीजों पे नोबेल प्राइज मिल गए थे। ठीक है, सही में झूठ नहीं बोलता हूं मैं। अभी मेरे को बोलो, देखो वॉल्यूम है, उसको सिंपल रेशियो में बता दिया, ये क्या लॉ हो गया? समझ में आ रहा है ना? देखो 4 लॉ देखे अपन, 5वां लॉ अभी बाकी है। 4 लॉ कौन से थे? पहला था, रिवीजन करो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ अ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। दूसरा था लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, जोसेफ प्राउस ने बनाया था, नेचर से कंपाउंड प्राप्त हो या फिर सिंथेटिकली हम बनाए, उनके प्रोपोर्शन सेम ही होंगे एलिमेंट्स के उन कंपाउंड में। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, दो एलिमेंट्स दिए हैं, एक नमूना पानी बना सकता है, एक नमूना हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना सकता है, तो उनके प्रोपोर्शन भी अलग अलग होंगे। चौथा देखा अपन ने सबसे टाइम पास वाला, जो कि गे लुसेक लॉ ने बनाया है, कि भाई गैसेस के वॉल्यूम या फिर जब गैसेस बनती है तो उनको उनके सिंपल रेशियो में अगर हमने बता दिया थ्रू वॉल्यूम, तो वो हो गया गे लुसेक लॉ। खत्म। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, व्हिच इज एवोगैड्रोस लॉ। Now, what does Avogadro's law means? ठीक है, Avogadro's law क्या होता है? सबसे पहले समझने के लिए अच्छे से समझना, ये इंपॉर्टेंट होता है, और इसके ऊपर मैंने आपको होमवर्क भी दिए है। ठीक है, मैंने आपको होमवर्क भी दिए हैं, और फिर हम धीरे से इस टॉपिक को खत्म करेंगे। सिंपल है, इसके बाद 10 मिनट का खेल है अभी। एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ ये 1811 में बना था, ये 1808 में बना था, लगभग 3-4 साल बाद तुरंत एवोगैड्रोस लॉ आया। अभी एवोगैड्रोस लॉ जानने से पहले हमेशा ध्यान में रखना एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये याद रखना, इसको हम Na से दिखाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख के दिया है मैंने, फालतू में लिख रहा हूँ वापस। ठीक है, रात भर जाग जाग के तुम्हारे नोट्स बना रहा हूँ। लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो, एक भी बच्चा सब्सक्राइब करेगा भैया को अच्छा लगेगा यार। ठीक है, 100K कर दो अभी, है ना? अभी 100K कर दो भैया, मेहनत भी कर रहे हैं सभी चीजें, तो भाई 100K तो बनता है। आप नहीं चाहते भैया सिल्वर प्ले बटन उठाए, ठीक है, कर दोगे आप। चलो अभी
सपोज फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला, ध्यान से समझना, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। सपोज एक कंटेनर है, ठीक है, एवोगैड्रोस लॉ बता रहा हूं मैं। ये क्या है? ये है एक कंटेनर। मैंने बोला इस कंटेनर के अंदर है 18 ग्राम। क्या है? एग्जाम्पल क्या लिया था? 2 मिनट। इस कंटेनर के अंदर है 18 ग्राम पानी, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर क्या है? 18 ग्राम पानी है। और आप मुझे बताओ उस 18 ग्राम पानी जो है उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है? आप बोलोगे भैया ये क्या क्वेश्चन है, हम क्या अंतर्यामी है कि हम कैसे बताएं? तो यही चीज एवोगैड्रो ने बताया था कि भाई एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर तूने पानी भरा या कोई भी गैस भरी है, तो उस गैस के अंदर जितना भी ग्राम है, सपोज 18 ग्राम पानी मैंने लिया है, ठीक है, 18 ग्राम मैंने क्या लिया है? पानी लिया है। तो अभी आप मुझे बताओ कि उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, उसमें क्या होंगे, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं। ओके, तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले हमको 18 ग्राम दिया है। जब भी आपको ग्राम आएगा तो समझ जाना ये अपना मास है। तो मास हमको क्या मिला? 18 ग्राम। किसका? पानी का। अभी हमको और एक चीज ढूंढना है जो कि आपको नहीं देते हैं, उसको हम कहते हैं मोलार मास। उसको हम क्या कहते हैं? मोलार मास। मोलार मास कैसे ढूंढोगे? जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो भी मिले हुए हैं उस कंपाउंड में, उनके मासेस को प्लस करने का। जैसे कि फॉर एग्जांपल H है, एक हाइड्रोजन होता है, उसका वजन होता है 1, लेकिन यहाँ पे 2 दिया है तो 1 इंटू 2 प्लस एक ऑक्सीजन, वाटर है ना, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन होता है 16, तो 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 16 कितने हो गए? 18। और मोलर मास को हम mm से दिखाते हैं, ठीक है। अभी हमको एक फॉर्मूला लगाना है विच इज मोल्स का फॉर्मूला। इसको हम दिखाते हैं स्मॉल n से। मास अपॉन मोलार मास, फॉर्मूला है ये। मास कितना दिया है? 18। मोलार मास कितना ढूंढा? 18। 18 और 18 कट, मोल्स कितना मिला? 1। अपने को लेके ढूंढना है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स ढूंढने के लिए पहले मोल्स ढूंढने पड़ते हैं। मोल्स कैसे ढूंढोगे? मास चाहिए और मॉलिक्यूलर मास चाहिए। मोल्स का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन मोलार मास। क्लियर? मास अपने को दिया जाता है क्वेश्चन में, मॉलिक्यूलर मास अपने को ढूंढना पड़ता है। कैसे ढूंढे मैंने देखा ना। ओके, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है मोल्स मतलब n इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अभी मोल्स कितना आया? 1। एवोगैड्रोस नंबर भैया ने कितना बोला? 0.62, सॉरी 0 पॉइंट क्या बोल रहा हूँ यार, 6.022 इंटू 10⁻23। तो कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब कि इस डब्बे के अंदर कितने पानी के मॉलिक्यूल्स है? 6.022 इंटू 10⁻23। सिंपल है। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए कि भाई नाइट्रोजन गैस है, उसका मास है 28 ग्राम। आपको ढूंढने हैं n मतलब मोल्स और मॉलिक्यूल्स। करते आएगा। ऑक्सीजन का भी आप सेम प्रकार से जाओ और मुझे आंसर बताओ। देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मास कितना दिया था? मैं एक करके देता हूं वापस। नाइट्रोजन का मास कितना दिया है? m दिया है 28। अपने को क्या ढूंढना है? मॉलिक्यूलर मास। एक नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे, तो उसका वजन हो गया 14। यहाँ पे N2 है ना, ये क्या N2 दिया है कितना बोला मैंने? हाँ 14। 14 इंटू 2 हो जाएगा क्योंकि 2 है, तो कितना हो गया? 28 ही हो गया। मोल्स का फॉर्मूला क्या है? मोल्स का फॉर्मूला है मास अपॉन मोलार मास। मास कितना दिया है? 28। मोलार मास कितना मिला? 28। 28 अपॉन 28 1 होता है। अभी मॉलिक्यूल्स ढूंढना है। मॉलिक्यूल्स ढूंढना बहुत सिंपल, मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। मोल्स कितना है? 1। एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। कितना आ गया? 6.022 इंटू 10⁻23। खत्म, मिल गया आंसर। उसी प्रकार से चलो ऑक्सीजन का करके दो, ठीक है, कमेंट में बताना। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज हमारा लास्ट टॉपिक होगा बच्चा लोग, ठीक है, बहुत सिंपल है।
विच इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है। इट इज वेरी मच सिंपल और इंपॉर्टेंट। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, सबसे पहले एटम्स क्या होते हैं? एटम्स मतलब कि टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स। मतलब कि सपोज आपकी बुक है तो बुक किससे बनी है? छोटे छोटे पेजेस से बनी है। तो पेजेस हो गए एटम्स और जो बुक है वो हो गई मैटर। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, उसी प्रकार से एटम्स एटम से मैटर बनता है। वो वाला मैटर नहीं, वो निब्बा निब्बियों से मैटर बनता है, ठीक है। तो निब्बा निब्बी एटम्स हो गए, बन गए मैटर। उसी प्रकार से बूंद बूंद हो गया एटम्स, सागर हो गया मैटर, ठीक है। सिंपल है रे। ये सबसे पहले डाल्टन ने बोला था, उनकी एक बुक आई थी विच इज अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी। ध्यान में रखना जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ, नोट्स बहुत अच्छे से बनाए मैंने। आपका जो भी 8-10 पेजेस का जो लेसन है उसको मैंने बहुत ही अच्छे से मॉडिफाई करके दे रहा हूँ। जो 1808 में डाल्टन एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक नया बुक बनाया था, अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी। उस बुक में 4-5 पॉइंट बोले थे। पहला पॉइंट कि मैटर या एटम से बना है। एटम्स क्या होते हैं मैंने लिख के दिया है। एटम्स एक एलिमेंट में आइडेंटिकल होंगे, मतलब सेम होंगे। जैसे सोडियम है तो सोडियम ही होगा ना, सोडियम के अंदर पोटेशियम कैसे घुसेंगे? इनको नोबेल प्राइज मिला है ये बातें बताने के लिए, मालूम है तुमको? उन्होंने क्या कहा, जब दो एलिमेंट्स मिलते हैं तो कंपाउंड होता है, ये तो अपन ने पहले देख लिया। और केमिकल रिएक्शन में रीऑर्गेनाइजेशन होता है। रीऑर्गेनाइजेशन मतलब कि सपोज सोडियम है और क्लोरीन है, तो सोडियम और क्लोरीन जब मिल रहे हैं तो उनके अंदर कुछ चेंजेस होंगे ना, तो रीऑर्गेनाइज हो जाएंगे वो, ओके। वैसे अभी एटॉमिक मास हम समझते हैं। एटॉमिक मास समझने से पहले आपको मैं एटम्स के बारे में बताता हूँ कि एटम दिखता कैसे है। देखो एटम ऐसे होता है, ठीक है। एटम्स के अंदर का जो हिस्सा होता है, ये है सपोज एटम। एटम के जो अंदर का हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। पहले एटम होता है, जैसे सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, ठीक है, फिर सब चीजें। उसी प्रकार से एटम होता है। मतलब ये पेन है ना, तो पेन के अंदर जो छोटा हिस्सा है तो वो एटम है। तो वो एटम के अंदर क्या है वो मैं बता रहा हूँ। एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अभी आप बोलोगे भैया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है? बेटा प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो आगे पीछे डोलते रहता है। वो गाना सुना है क्या तुमने? क्यों आगे पीछे डोलते हो भौरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह, क्या मेरे दीवाने हो? अरे हाँ जी हाँ, क्या मेरे परवाने हो? वैसा वाला। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आजू बाजू में कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है, क्योंकि वो उसका दीवाना होता है। क्या मेरे दीवाने हो? अरे हाँ जी हाँ, वैसा वाला। समझा ना? ज्यादा तो नहीं हो गया? डर भी मत जाओ। ओके। अभी एटॉमिक मास क्या होता है? मतलब वजन। तो एटॉमिक मास मतलब कि इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। मतलब कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, उनको हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। तो वो हो गया एटॉमिक मास, और उसको हम कैपिटल ए से दिखाते हैं। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन्स या फिर कितने प्रोटॉन्स उस एटम, उस एलिमेंट के अंदर है, और उसको हम जेड से दिखाते हैं। क्लियर? अभी एटॉमिक मास जो होता है वो होता है एग्जैक्टली 1/12 ऑफ कार्बन एटम। फॉर्मूला ध्यान में रखो, ज्यादा दिमाग को तान देने की गरज नहीं है, ये वैसे भी ज्यादा पूछते नहीं है, बस दिमाग में रखना। और पहले एएमयू को हम कहते हैं, एएमयू को कहते थे यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, लेकिन अभी वो बदल गया है। आज के जमाने में हम उसको कहते हैं डाल्टन, क्योंकि ये डाल्टन ने दिया था ना एटम के बारे में चीजें। ये रब कर देता हूं, नहीं तो नोट्स खराब हो जाएंगे। पहले क्या बोलते थे एटॉमिक मास को? यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, एएमयू हम बताते थे। लेकिन अभी एएमयू को रिप्लेस किया गया है बाय यूनिफाइड एटॉमिक मास या फिर यूनिफाइड मास यूनिट, जिसको हम कहते हैं डाल्टन। और डाल्टन को हम सिंबल देते हैं यू। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना ध्यान में रखना है, एक एएमयू इज इक्वल्स टू 1/12 इंटू कार्बन। 1/12, 1/12 इंटू कार्बन। ये भी हो गया। अभी ये तो आपको निकालते आएगा फॉर्मूला मास। देखो NaCl दिया है, Na कितना है? 23 ग्राम।
ये भी आपको पीरियोडिक टेबल में से समझेगा। क्लोरीन दिया है 35.5, तो NaCl को मिला है तो Na23, Cl 35.5 तो 58.5 U मतलब डाल्टन, ठीक है, एटॉमिक मास हो गया ना उस कंपाउंड का। CuNO32 है तो Cu कॉपर का होता है 63.5, मैंने लिख के दिया है। नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16। अभी लेकिन यहाँ पे ये 2 बाहर है, देखो यहाँ पे जो ये 2 बाहर है, तो ये देखो 2 बाहर ले लिया। N होता है 14 और O होता है 16, तो 16 3 सा 48, 16 1 16, 16 2 सा 32, 16 3 सा 48, राइट। और 63.5 प्लस 2 इंटू अभी इनका प्लस कर दिया, फिर पूरा निकाल दिया तो 187.5, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो बहुत सारे के, इनको हम कहते हैं फॉर्मूला मास। हमेशा ध्यान में रखना, एटॉमिक मास को यू में दिखाएंगे, मोलार मास को ग्राम पर मोल में। ये सीईटी में पूछा जाता है कि एटॉमिक मास को किस में दिखाते हैं, तो एटॉमिक मास को हम दिखाते हैं यू में। देखो हाइड्रोजन एक यू ही होता है एटॉमिक मास, लेकिन मोलार मास में जाएगा तो ग्राम पर मोल हो जाएगा। कार्बन 12 ही होता है, ठीक है, लेकिन एटॉमिक मास में यू हो जाएगा डाल्टन, और मोलार मास में ग्राम पर मोल हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ही होता है, लेकिन एटॉमिक मास ये कब होगा, जब यू में होगा डाल्टन में, लेकिन ग्राम पर मोल में होगा तो 16.0, ठीक है। लास्ट थिंग विच इज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मतलब क्या, ऐसे एलिमेंट्स जिनके सेम एटॉमिक नंबर होंगे लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास होगा। अभी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भैया ने यहाँ पे बता दिया है आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एटॉमिक नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उस एलिमेंट में, और एटॉमिक मास मतलब कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिला के हो रहे हैं। एटॉमिक मास को A से दिखाते हैं, एटॉमिक नंबर को Z से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन 6 नंबर पे ही आता है सब तरफ, लेकिन देखो उसका वजन 12 हो रहा है, कभी 13 हो रहा है, कभी 14 हो रहा है। क्लोरीन 17 नंबर पे ही आता है, लेकिन कभी 34 हो रहा है, कभी 35 हो रहा है। तो आइसोटोप्स आर सेम एटॉमिक नंबर, देखो नंबर सेम ही है उनका नीचे वाला, लेकिन उनका वजन अलग अलग है। In the last which is moles और gases, तो हमेशा ध्यान में रखना है STP की वैल्यू होती है 22.4 DMQ। मतलब कि कोई भी गैस अगर किसी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में, जिसको हम STP कहते हैं। STP जहां पे भी आया दिमाग में ला लेना, भैया ने बोला है 22.4 DMQ, खत्म। जहां पे भी STP आएगा वहां पे आपको 22.4 DM³ से डिवीजन करना है, जितना भी आपको वैल्यू दिया जाएगा गैस का। समझाना क्या मेरी जान, समझे क्या नहीं। तो STP स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो आई होप स्टूडेंट्स वन शॉट में हमने इस पर्टिकुलर वीडियो को खत्म किया। आई होप 45-50 मिनट्स हमको लगे होंगे। इस चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो एंड बी द वन यू ऑलवेज वांटेड टू बी। वो व्यक्ति बनो जो आप हमेशा से सोच रहे हो। आप भी मुझे हेल्प कर सकते हो हमारे 100 के जल्द से जल्द करवाने के लिए, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करोगे और कमेंट्स अच्छे अच्छे करोगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वन शॉट वीडियो में। तब तक यार मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, तब तक पीस आउट।